नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल बीकॉम कॉर्नर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट होने वाला है तमाम बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, कंटेंट अगर आपको यूजफुल लगता है, वीडियो हेल्पफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके सब्जेक्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स को लेकर के। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर आप सभी के साथ प्रॉमिस किया था कि बहुत जल्द हम बिजनेस इकोनॉमिक्स को शुरू करने वाले हैं। लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर हम यूनिट वाइज वही डिस्कशन करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको अगर आप लोग पढ़ लेते हैं, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक के एग्जाम में रिपीट होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, प्रोबेबिलिटी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसी कड़ी में माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा पहला वीडियो रहने वाला है। आज की वीडियो के अंदर हम लोग यूनिट 1 के कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स को डिस्कशन करेंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी अंत तक बने रहेंगे। एक एक क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाला हूं, उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ करके उसके आंसर को मेमोराइज करके अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर डेफिनेटली बेनिफिट उठाएंगे। बहरहाल अब ज्यादा बातें ना करते हुए लेक्चर के अंदर बढ़ते हैं और देखते हैं एग्जैक्टली क्या कुछ है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ना, वो अक्सर आपके चैप्टर के टाइटल से ही बनता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके चैप्टर का टाइटल है बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो यहां पे होगा क्या, कुछ कुछ हद तक ये प्रोबेबिलिटी है इस बार की आपके एग्जामिनेशन के अंदर एक सीधा स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाए। आप लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स से समझते क्या है, आपसे पूछा जाए बिजनेस इकोनॉमिक्स की अपनी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके स्कोप्स क्या है। यानी कि जो पहला सवाल है, कुछ कुछ हद तक आपको कहां से देखने को मिल सकता है, आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स से देखने को मिल सकता है। अब यहां पे आप लोग ध्यान से देखिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है। इकोनॉमिक्स आप सभी पढ़ के आए हैं, इकोनॉमिक्स के साथ बिजनेस का कॉम्बिनेशन यहां पे कर दिया गया है। यानी अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ना, जब भी आप लोग यहां पे बिजनेस इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे, तो मैं आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल शब्दों में समझा देता हूं माय डियर फ्रेंड। जब भी आप लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो आप लोग इकोनॉमिक्स की तो बात करेंगे ही करेंगे। माने यहाँ पे इकोनॉमिक्स तो आपको दिखेगा ही दिखेगा, प्लस में बिजनेस स्टैटिस्टिकल आपको दिखेगा, यानी कि जिसको स्टैटिस्टिक बोलते हो। यानी आप लोग क्या कह सकते हो, यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन किसका देखने को मिलेगा, बिजनेस स्टैट्स का भी देखने को मिलेगा। अलोंग विद हम लोग माय डियर फ्रेंड्स आपके मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को भी यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। यानी हमारा क्या मतलब हुआ सर, जब भी आप लोग किसकी बात करेंगे, जब भी आप लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, तो हम क्या करेंगे, असल में इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल करेंगे, इकोनॉमिक्स की थ्योरीज का इस्तेमाल करके, बिजनेस स्टैटिस्टिकल डेटा को यूज करके और मैनेजमेंट प्रिंसिपल को अप्लाई करके एक मैनेजर के सामने जो भी मैनेजरल प्रॉब्लम होती है डिसीजन मेकिंग के अंदर, उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। समझ में आई मेरी बात। यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स का क्या मतलब होता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब होता है हम क्या करने वाले हैं, इकोनॉमिक्स की थ्योरीज को यूज करके ऑन द बिहाफ ऑफ द बिजनेस स्टैटिस्टिकल डेटा, और किसका इस्तेमाल करके, मैनेजमेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे हम लोग क्या करते हैं, जितने भी मैनेजरल प्रॉब्लम है उनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि वो हेल्प कर सके डिसीजन मेकिंग में। इसी को क्या कहा जाता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको तीन चीजों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। एक बात आपको ये ख्याल में रखनी है, प्लस में एक चीज ये आपको याद रखनी है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज द मैनेजरल इकोनॉमिक्स। चाहे आप लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स बोल दीजिए, चाहे आप लोग मैनेजरल इकोनॉमिक्स बोल दीजिए, दोनों का मायना, मीनिंग और अर्थ क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। क्लियर। अब यहां पे देखिएगा, अगर आप लोग देखेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स अपने आप में अप्लाइड इकोनॉमिक्स की ब्रांच रहने वाली है, जहां पर हम लोग इकोनॉमिक्स थ्योरीज का यूज करते हैं। अभी अभी बताया, जहां पे हम लोग क्वांटिटेटिव टूल्स का यूज करते हैं, स्टैटिस्टिकल टूल का यूज करते हैं, एंड यहां पे हम लोग बिजनेस प्रैक्टिसेस करते हैं, जिसको आप लोग मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बोलते हैं। किसको, कोई भी सोल्व करने के लिए, जो भी आपके पास एक मैनेजरल प्रॉब्लम है, किसको सपोर्ट करने के लिए, डिसीजन मेकिंग विद इन द फर्म। क्लियर है। तो बहुत बेसिक लेवल पे, बुनियादी तौर पे आपको एक क्लैरिटी होना चाहिए। बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर आपको तीन चीजों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। आप लोग बिजनेस, जो आपकी इकोनॉमिक्स की थ्योरीज है, आपका जो बिजनेस स्टैटिस्टिक जो या क्वांटिटेटिव टूल्स है, और जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, तीनों का इस्तेमाल करके एक प्रॉब्लम को सोल्व करना है ताकि वो डिसीजन मेकिंग
मेकिंग में हेल्प कर सके। बस सिंपल सा मामला क्या है, दिस इज कॉल्ड द बिजनेस इकोनॉमिक्स। और बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर आपको ये याद रखना है, कुछ कुछ पॉइंट है जो आपको एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से लिख के आने। जैसे पहला पॉइंट क्या है, अब जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है ना, अपने आप में माइक्रो इकोनॉमिक इन नेचर होता है। आप सभी ने पढ़ा है क्लास 12 के अंदर, एक आपका माइक्रो इकोनॉमिक होता है, एक आपका मैक्रो इकोनॉमिक होता है। तो जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है ना, वो अपने आप में माइक्रो इकोनॉमिक है नेचर के अंदर। प्लस में आप लोगों को ध्यान रखना है, जब भी आप लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करेंगे ना, तो हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड की बात करेंगे। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, फॉरवर्ड लुकिंग की बात कर रहे हैं, अलोंग विद डिसीजन ओरिएंटेड। ये आपका पूरा का पूरा मामला रहने वाला है। मैंने बताया ना, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। तो यहां पे याद रखना है, जो आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो डिसीजन ओरिएंटेड रहता है और फॉरवर्ड लुकिंग रहता है। अलोंग विद एक चीज आपको थोड़ा याद रखना है, हम लोग यहाँ पे बिजनेस इकोनॉमिक्स थ्योरीज का यूज करते हैं, स्टैटिस्टिकल टूल का यूज करते हैं और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का यूज करके किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। जो भी मैनेजरल प्रॉब्लम होती है विद इन द फर्म, जो सपोर्ट करती है कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग के अंदर, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलते हो। ठीक है, इसके अलावा डील करते हैं हम लोग फर्म के बिहेवियर को अंडर द अनसर्टेनिटी। कई बार ऐसी ऐसी अनसर्टेनिटी आ जाती है बिजनेस के अंदर, अनिश्चितताएं आ जाते हैं, जिनके अंदर हम डील करते हैं किसके बिहाफ पे, बिजनेस इकोनॉमिक्स के बिहाफ पे। समझ में आया? तो कई बार क्वेश्चन पूछेगा वो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो आपको एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको एक समझ होनी चाहिए कि ये पूरा का पूरा मामला है, इसको आप लोग क्या कहते हो, बिजनेस इकोनॉमिक्स कहते हो। वहीं अगर आप लोग सेकंड क्वेश्चन की, जो इसी में मैंने कंपाइल किया हुआ है, उसकी बात करते हो, तो क्या पूछा गया है, आपको बताना है ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, माने बिजनेस ऑब्जेक्ट, जो आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स है उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, हमने क्या क्या किया, हमने इकोनॉमिक्स की थ्योरीज का इस्तेमाल किया, बिजनेस स्टैटिस्टिक को यूज किया, मैनेजमेंट प्रिंसिपल को अप्लाई किया, और कहीं ना कहीं जो भी बिजनेस के अंदर अनसर्टेनिटी होती है उससे डील करना हमने देखा, कोई भी मैनेजरल प्रॉब्लम है उसको सोल्व करना हमने देखा। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा जो मेन फोकस होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर, हमारी जो फर्म है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहला तो आप लोग कह सकते हैं उसके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर रहता है, क्योंकि बिजनेस को अनसर्टेनिटी से बचाना कहीं ना कहीं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर कंट्रीब्यूट करना ही होता है। यानी आप लोग पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं अपने पेपर के अंदर, एग्जामिनेशन के अंदर, आंसर शीट के अंदर, कि अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो सर ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर हेल्प करता है। समझ में आया? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स बहुत हद तक क्या करता है, हेल्प करता है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि यहां पर जो भी कार्यक्रम होता है ना, वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। और आप ध्यान से देखेंगे तो डिसीजन मेकिंग के अंदर तो आपका प्राइसिंग भी आता है, कॉस्टिंग कंट्रोलिंग भी आता है, कॉस्ट कंट्रोल भी आता है, आउटपुट लेवल, इनपुट चॉइस, ये सारी चीजें आती हैं। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं किसको गाइड करती हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को गाइड करती है। समझ में आया? यानी आप लोग ये कह सकते हैं कि जब भी आप लोग मैनेजरल डिसीजन की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे मैनेजरल डिसीजन का मेन मोटिव ही कहीं ना कहीं, कहीं हद तक आप लोग क्या कह सकते हैं, हमारा क्या रहने वाला है, आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रहने वाला है। क्लियर? क्या रहने वाला है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो आपको पेपर के अंदर लिख के आना है कि जब भी बिजनेस इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा आपका, जिसको आप लोग कहते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सेकंड है ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन। अब ध्यान से समझिएगा, एक शब्द होता है एफिशिएंटली, एक होता है इफेक्टिवली। यहाँ पे दोनों का इस्तेमाल करेंगे। हमारा मेन टारगेट ही यही रहेगा, किस तरीके से, जब हमने तीन चीजों का इस्तेमाल किया है, अगर आपको याद हो तो मैंने अभी अभी आपको क्लियर किया था। सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स, हमने किसके ऊपर चर्चा की थी, सबसे पहले हमने चर्चा की है, वी आर टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक्स थ्योरी। आपने क्या कहा सर, इकोनॉमिक्स थ्योरीज को हम लोगों ने डिस्कस किया था। हमने एक सेकंड शब्द किया था, दैट इज द बिजनेस स्टैटिस्टिक। हमने क्या कहा, जो भी आपका बिजनेस स्टैट्स का डेटा होता है। और तीसरा मैंने क्या बताया था आपको, जितने भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं, तीनों का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है कहां पर, बिजनेस स्टैट, जो आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स है इसके अंदर। अब आपको ध्यान रखना है, अगर आप लोग बिजनेस स्टैटिस्टिक को ध्यान से देखेंगे, मैनेजमेंट प्रिंसिपल को ध्यान से देखेंगे, तो यहां पे हमारा मेन मोटिव क्या रहेगा, मेन मोटिव यही रहेगा कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, अब वो रिसोर्सेज कोई भी हो सकते हैं विद इन द फर्म, वो क्या हो सकता है, आपके ह्यूमन रिसोर्सेज हो सकता है, वो आपके फिजिकल रिसोर्सेज, जो कोई भी रिसोर्सेज आपका हो सकता है। इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल हमें एफिशिएंटली करना है, प्लस में हमें इसका इस्तेमाल इफेक्टिवली करना है। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। क्लियर है? यानी कि आप
आपको ध्यान ये देना है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक और मोटिव ये भी रहता है कि किसी भी तरीके से हमारे रिसोर्सेज का एक ऑप्टिमल यूज हो, यानी कि उसका एलोकेशन ऑप्टिमल हो, यानी आप लोग ये कह सकते हैं कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करके हम लोग एफिशिएंटली एक तरीके से अपने रिजल्ट को प्रोड्यूस कर पाए। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड द सेकंड ऑब्जेक्टिव या एडवांटेजेस या मोटिव ऑफ ए बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? बिजनेस इकोनॉमिक्स। तीसरी बात होती है प्रेडिक्टिंग इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपका जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है ये क्या करता है? ये फोरकास्ट करने में हेल्प करता है, पूर्वानुमान करने में हेल्प करता है, डिमांड को लेकर के, कॉस्ट को लेकर के, प्राइस को लेकर के, मार्केट ट्रेंड्स को लेकर के, कंपटीशन को लेकर के एंड द गवर्नमेंट पॉलिसीज को लेकर के। समझ में आया? यानी कि आप सभी को पता है बिजनेस स्टैटिस्टिक के अंदर टाइम सीरीज एनालिसिस जैसे टूल भी होते हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। हम इनका जैसे टाइम सीरीज एनालिसिस में आपने क्या पढ़ा था? हम एक ओवर ए सेम पीरियड ऑफ टाइम के लिए चीजों को एनालिसिस करते हैं, जहां पे हम लोग ट्रेंड्स को अंडरस्टैंड करते हैं। यानी इन शॉर्ट आप लोग ये कह सकते हैं सर जो आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स है ना वो प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को, चाहे यहाँ पे फोरकास्ट की बात हो, डिमांड की, कॉस्ट की, प्राइस की, मार्केट ट्रेंड्स की, कॉम्पिटिशन की या गवर्नमेंट पॉलिसीज की। तो कहीं ना कहीं बिजनेस इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल करके इन सारी चीजों को प्रेडिक्ट किया जा सकता है, इन सभी चीजों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। अगली बात करते हैं साउंड प्राइस डिसीजन। आप सभी को पता है डिटरमाइन द प्राइस ऑफ ए गुड्स अंडर द डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर सच एज ए परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली एंड ओलिगोपोली एंड द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। यानी आप लोग ये कहेंगे साउंड प्राइस डिसीजन में बिजनेस इकोनॉमिक्स बहुत हद तक हमारी हेल्प करता है। आगे देखिए क्या है? रिस्क एंड अनसर्टेनिटी मैनेजमेंट। अगला पॉइंट क्या है? रिस्क एंड अनसर्टेनिटी मैनेजमेंट। मैंने बताया था अनसर्टेनिटी के टाइम पे बिजनेस इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल करते हैं हम लोग उस अनसर्टेनिटी से होने वाले नुकसान से बचने के लिए। क्लियर है? कोई भी फर्म में आगे अगर आप लोग लास्ट एंड फाइनल पॉइंट लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी के लिए भी कहीं ना कहीं बिजनेस इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आया? तो काफी हद तक बहुत बेसिक पॉइंट है। अगर आप लोग एक एक बार रीड कर लेंगे और केवल ये लेक्चर देख लेंगे ना तो इन पॉइंट्स को आप लोग अच्छे से अपने पेपर के अंदर, अपने एग्जामिनेशन के अंदर एक्सप्लेन करके आ सकते हैं। समझ में आया माय डियर फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो ये मैंने 5-6 पॉइंट बताए हैं। जब भी ऑब्जेक्टिव की बात आएगी तो आपको इनको अच्छे से लिख के आना है। अब बात करते हैं यहां पे स्कोप की बात करते हैं कि जब भी आप लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करते हैं ना तो बिजनेस इकोनॉमिक्स के स्कोप्स क्या होते हैं? ध्यान दीजिएगा। स्कोप की अगर बात करें ना तो यहां पे दो वाइडर कैटेगरियां बन जाती हैं। एक माइक्रो इकोनॉमिक्स कैटेगरी बन जाती है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स कैटेगरी बन जाती है। माइक्रो का मतलब देसी लैंग्वेज में आप लोग यहां पे ये समझ सकते हैं, समझने के लिए बोल रहा हूं केवल, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिन फैक्टर्स को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं वो कहीं ना कहीं माइक्रो इकोनॉमिक कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं, और जो ओवरऑल इंडस्ट्री को इंपैक्ट करते हैं वो मैक्रो के अंदर चले जाते हैं। इन शॉर्ट आप लोग ये कह सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं यहाँ पे इसके स्कोप को दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, दो ब्रॉडर कैटेगरियां हमारे पास बन जाती है। पहली कैटेगरी क्या है माय डियर फ्रेंड्स? माइक्रो इकोनॉमिक स्कोप हो जाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स के बाद माय डियर फ्रेंड्स दूसरा क्या रहेगा आपका, जिसको आप लोग क्या नाम देते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक स्कोप कहते हैं। क्लियर है? एक क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक स्कोप है, एक क्या है आपका? मैक्रो इकोनॉमिक स्कोप है। अब ध्यान ये दीजिएगा, माइक्रो इकोनॉमिक स्कोप के अंदर 4 पॉइंट्स आपको कवर करने हैं, मोर देन इनफ रहेंगे। 4 पॉइंट क्या कहता है? सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर डिमांड एनालिसिस हो जाएगा एंड फोरकास्टिंग हो जाएगा। समझ में आया? पहला स्कोप क्या है? डिमांड एनालिसिस करना एंड फोरकास्ट करना। हमने अभी इसको पढ़ा भी था कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल करके हम लोग ट्रेंड्स को एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे हम लोग डिमांड को एनालिसिस करते हैं, हम लोग गवर्नमेंट की पॉलिसीज को एनालिसिस करते हैं। तो आप लोग क्या कह सकते हैं? डिटरमाइनिंग डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? डिमांड्स के डिटरमिनेंट्स को फाइंड आउट करते हैं। इलास्टिसिटी एंड द फोरकास्टिंग फ्यूचर स्केल। क्लियर है? तो ये सारे फैक्टर माय डियर फ्रेंड्स कहां पे आते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर आते हैं। अगला फैक्टर होगा कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस। यहाँ पे कॉस्ट और प्रोडक्शन एनालिसिस किया जाता है। प्राइसिंग डिसीजन एंड द मार्केट स्ट्रक्चर, इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। एंड प्रॉफिट एनालिसिस एंड द मैनेजमेंट। ये तो माय डियर फ्रेंड्स ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो कहीं ना कहीं स्कोप के अंदर आते हैं, लेकिन ये स्कोप माइक्रो इकोनॉमिक स्कोप है। अगर आप लोग मैक्रो इकोनॉमिक स्कोप की बात करेंगे ना तो जैसे बिजनेस साइकिल हो गया, बिजनेस साइकिल के अंदर आपका रिसेशन की स्टडी हो गया है, आपके बूम की स्टडी हो गया है, आपके इन्फ्लेशन की स्टडी हो गया है, इंपैक्ट ऑन द बिजनेस पॉलिसी। समझ में आया? इन सबको क्या कहेंगे? इसको आप लोग बिजनेस साइकिल कहेंगे। और ये
ये कहीं ना कहीं किस तरीके का स्कोप है, ये आपका माय डियर फ्रेंड्स मैक्रो इकोनॉमिक स्कोप है, यानी स्टडिंग ऑफ रिसेशन, बूम, इन्फ्लेशन एंड देयर इंपैक्ट, यानी कि उनके इंपैक्ट को भी पढ़ना है ऑन द बिजनेस पॉलिसीज। ये क्या कहलाता है, बिजनेस साइकिल कहलाता है, और ये कहीं ना कहीं मैक्रो इकोनॉमिक स्कोप ऑफ द बिजनेस इकोनॉमिक्स रहने वाला है। सेकंड अगर आप लोग बात करते हैं, सेकंड हम लोग बात करने वाले माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे किसकी बात करने वाले हैं, हम लोग बात करने वाले हैं नेशनल इनकम एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की। यहाँ पे देखिए हेल्प टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन विच द फर्म इज ऑपरेट। यहाँ पे बिजनेस इकोनॉमिक्स अपने आप में हमारी इस चीज में हेल्प करता है, इस चीज को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है कि एग्जैक्टली ओवरऑल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या है, जिस इन्वायरमेंट के अंदर हमारा बिजनेस, हमारी फर्म, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट हो रही है। समझ में आई? ऐसे आप लोग ये कह सकते हैं। अगला पॉइंट क्या रहेगा, अगला पॉइंट रहेगा फिस्कल एंड द मॉनेटरी पॉलिसीज, एंड अगला क्या रहेगा इंटरनेशनल एंड ट्रेड ग्लोबल मार्केट। क्लियर है? ट्रेड ग्लोबल मार्केट के अंदर जैसे एक्सचेंज रेट हो गया, ट्रैफिक्स हो गया, सॉरी टैरिफ्स हो गया, कोड्स हो गया, एफडीआई रूल्स हो गए, ग्लोबल कंपटीशन हो गया, ये तमाम चीजें यहाँ पे इंक्लूड होती है। इन शॉर्ट आप लोग ये कह सकते हैं कि जब भी आप लोग स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो हम लोगों ने दो ब्रॉडर कैटेगरियां बना रखी है। हम लोगों ने एक माइक्रो इकोनॉमिक्स की कैटेगरी बना रखी है और एक आपका मैक्रो इकोनॉमिक का बना रखा है। माइक्रो इकोनॉमिक स्कोप के अंदर डिमांड एनालिसिस, फोरकास्टिंग आ जाएगा, कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस आ जाएगा, प्राइस डिसीजन एंड मार्केटिंग स्ट्रक्चर आ जाएगा, प्रॉफिट एनालिसिस एंड द मैनेजमेंट आ जाएगा, आगे क्या कहेंगे बिजनेस साइकिल, नेशनल इनकम एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ आ जाएगा, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज आ जाएगा, इंटरनेशनल ट्रेड एंड द ग्लोबल मार्केट आ जाएगा, किसके अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक स्कोप के अंदर। समझ में आया? तो माय डियर फ्रेंड्स बहुत हद तक कई बार ये सवाल रिपीट होता है आपके एग्जामिनेशन के अंदर, और अगर रिपीट भी नहीं होता ना तो थोड़ा थोड़ा यार इसकी मालूमात हमें हासिल होनी जरूरी है, क्योंकि जिस सब्जेक्ट को हम लोग एटलीस्ट चाहे पेपर देने के लिए पढ़ रहे हो, लेकिन हमारा इतना तो फर्ज बनता है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है कि कम से कम उस सब्जेक्ट के मीनिंग की तो मालूमात हम लोग हासिल करें, उस सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा तो अंडरस्टैंड करें। समझ में आया? अब सेकंड टॉपिक बोल दीजिए या सेकंड क्वेश्चन बोल दीजिए, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर आता है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई के ऊपर एक सवाल आता है, और वहां पे अजम्पशन के ऊपर सवाल आता है, और वहां पे सप्लाई चेन और डिमांड सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो इसको मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है। सवाल क्या आएगा, सवाल आपका बेसिकली किस टॉपिक से जुड़ा हुआ है, अगला क्वेश्चन लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई से जुड़ा हुआ है। तो माय डियर फ्रेंड्स इसको मार्क कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहने वाला है। जो भी टॉपिक मैं कराने वाला हूं ना वो माय डियर फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर सब कुछ सही चला तो वन शॉट के अंदर पूरी यूनिट अभी कवर करा दूंगा। अगर कुछ टेक्निकल फॉल्ट, क्योंकि कल भी वीडियो इसीलिए नहीं आ पाया था क्योंकि कुछ टेक्निकल फॉल्ट चल रहा था, मेरी कोशिश है आज आपको 2 यूनिट प्रोवाइड करूं, लेकिन फिर भी कोई भी टेक्निकल इश्यू आता है तो हम लोग पार्ट्स में वीडियो अपलोड कर देंगे, लेकिन आप सभी को वीडियो मिलेगा, डोंट वरी। आप लोग बस अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। अगर आपको जरूरत है जेन्युइनली सब्जेक्ट की, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो के नीचे दबा के कमेंट कीजिएगा, जितने भी ग्रुप से जितने भी फ्रेंड है सबके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरा भी मोटिवेशन थोड़ा सा हाई रहे, चाहे कि सर्कमस्टेंसेस कितनी भी बेकार हो, टेक्निकल प्रॉब्लम हो, हम उसको ताकि सोल्व कर पाए। ठीक है ना? उम्मीद करता हूं आप लोग मेरी बातें समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं डिमांड की, हम लोग बात कर रहे हैं सप्लाई की। अब आप लोग समझते हैं डिमांड का मायना भी आप लोग समझते हैं और सप्लाई का मायना भी आप लोग समझते हैं। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, जब भी आप लोग लॉ ऑफ डिमांड की बात करेंगे और लॉ ऑफ सप्लाई की बात करेंगे, ठीक है, यानी कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, सबसे पहले हमने कहा है लॉ ऑफ डिमांड। याद रखिएगा किसकी बात हो रही है, लॉ ऑफ डिमांड की बात हो रही है। और या फिर आप लोग क्या कह सकते हैं, आप लोग कह सकते हैं सर हमें डील करना है लॉ ऑफ सप्लाई के साथ। तो अब आपको याद ये रखना है, चाहे आप लोग डिमांड की बात करें चाहे आप लोग सप्लाई की बात करें, इन दोनों फैक्टर्स का माय डियर फ्रेंड्स आपका कंपैरिजन होगा एग्जैक्टली किसके साथ, याद रखिएगा प्राइस के साथ। किसके साथ कंपैरिजन होगा, प्राइस के साथ क्या होगा, आपका कंपैरिजन होगा एग्जैक्टली। अगर आप प्राइस को इंक्रीज करते हैं तो डिमांड के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, प्राइस को डिक्रीज करते हैं तो डिमांड के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, प्राइस को इंक्रीज करते हैं तो सप्लाई के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, और अगर आप लोग प्राइस को डिक्रीज करते हैं तो आपका सप्लाई के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड एंड प्राइस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमांड, जो बताता है, जो सिद्धांत को एक्सप्लेन करता है, जो प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करता है कि कुछ इस तरीके का रिलेशन डिमांड एंड सप्लाई के भी, या डिमांड एंड प्राइस एंड सप्लाई एंड प्राइस के
के बीच में रहता है, ठीक है। तो आपको एक बेसिक बुनियादी समझ हासिल करनी है। लो ऑफ डिमांड का मतलब क्या है? प्राइस का रिलेशन डिमांड के साथ। अगर आपसे पूछा जाए लो ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है? प्राइस का रिलेशन सप्लाई के साथ। समझ में आया? छोटी सी एक लाइन में खत्म कर देता हूं इस पूरे लो को। आप लोग ध्यान रखिएगा, लो ऑफ डिमांड क्या कहता है माय डियर फ्रेंड्स? डिमांड को मैं डी से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है ना। मैं सप्लाई को एस से रिप्रेजेंट करूंगा, मैं प्राइस को पी से रिप्रेजेंट करूंगा। तो अब आप ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। जब भी आप लोग लो ऑफ डिमांड की बात करेंगे तो ये कहता है माय डियर फ्रेंड्स, आपका जो प्राइस है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? आपकी डिमांड के। क्लियर है? आप लोग क्या कह सकते हैं? प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिमांड, यानी एक फैक्टर बढ़ेगा ना तो दूसरा घटेगा ऑटोमेटिकली। समझ में आया? एक फैक्टर बढ़ेगा तो दूसरा फैक्टर क्या होगा? घटेगा। अगर आपने प्राइस बढ़ाया तो ऑटोमेटिकली डिमांड डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आया? और अगर आपने प्राइस घटाया तो ऑटोमेटिकली जो आपका डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। दोनों के बीच में क्या होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। लेकिन मेरी बात ध्यान से समझिएगा, जब भी लॉ ऑफ डिमांड आप लोग अप्लाई करेंगे, लॉ ऑफ सप्लाई आप लोग अप्लाई करेंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स बाकी जितने भी फैक्टर हैं सब कांस्टेंट हो जाएंगे, सब स्टैटिक हो जाएंगे, सब रुक जाएंगे। उनके बीच में कोई तब्दीली, कोई चेंजेस, कोई बदलाव नहीं होगा। ये इसकी कंडीशन रहने वाली है। यानी अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोग एक शब्द में किस तरीके से डिफाइन करेंगे? आप लोग ये कह सकते हैं कि सर जब भी आप लोग लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो हम लोग कहेंगे अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। हमारे पास इन दो फैक्टर के अलावा, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं? प्राइस एंड डिमांड की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्राइस एंड डिमांड की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि प्राइस एंड डिमांड की बात कर रहे हैं, जो भी अलग अलग फैक्टर्स है वो सारे क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। उनके अंदर कोई तब्दीली, कोई बदलाव, कोई चेंजेस नहीं होगा। पहली बात आपको ये याद रखनी है, ठीक है। दोनों के अंदर चाहे लॉ ऑफ सप्लाई हो चाहे लॉ ऑफ डिमांड हो। अब देखिए, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कोमोडिटी, ध्यान रखिएगा, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कोमोडिटी इंक्रीज क्या करती है? इंक्रीज करती है। क्लियर है? व्हेन इट्स प्राइस इज डिक्रीज, जब उसका प्राइस क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। यानी कि कोमोडिटी का प्राइस माय डियर फ्रेंड्स क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। कोमोडिटी का प्राइस क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। तो आपका कोमोडिटी की जो क्वांटिटी है वो क्या हुई है? डिक्रीज हुई है। तो इंक्रीज हुई है तो आपका प्राइस क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। लेकिन अगर आपका कोमोडिटी की जो क्वांटिटी है डिक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली प्राइस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आपका जो प्राइस का रिलेशन है डिमांड के साथ, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे? ये आपका डिमांड हो गया है, इसके साथ इनवर्सली होता है, रिवर्स होता है, ठीक है। दैट्स व्हाई हम लोग कह सकते हैं प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। तो आप लोग इस तरीके से कह सकते हैं, अगर आपका प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड डिक्रीज हुआ, अगर आपका प्राइस डिक्रीज हुआ तो डिमांड इंक्रीज हुआ। इसका मतलब दोनों के बीच में क्या होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। समझ में आया? दोनों के बीच में क्या होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। एंड दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमांड। इसको क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। समझ में आया? बहुत बेसिक है। इसको आप एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, लॉ ऑफ डिमांड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम, या फिर आप सिंपल कह सकते हैं, डिमांड एंड प्राइसेस के बीच में रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं। और उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमारी कौन हेल्प करता है? डिमांड कर्व हेल्प करता है। क्या करता है? डिमांड कर्व हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हेल्प करता है। याद रखिएगा, हम दो एक्सिस लेके चलते हैं, एक आपका वाई एक्सिस पे प्राइस लेके चलेंगे और एक्स एक्सिस पे आपकी क्वांटिटी डिमांडेड लेके चलेंगे। यानी आपका यहाँ पे डिमांड रहेगा या क्वांटिटी रहेगा, क्वांटिटी डिमांडेड रहेगा एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस पे क्या रहेगा माय डियर फ्रेंड्स? आपका प्राइस रहेगा। और जैसा कि मैंने अभी अभी आपके नियम को एक्सप्लेन किया है, नियम क्या कहता है? सर आपका जो प्राइस है, आपका जो क्या है, सॉरी मैं एक बार कलर इसका ये जो बेसिकली पेन है वो चेंज कर लेते हैं। ये सब ध्यान से समझिएगा। मैंने अभी भी नियम क्या बताया? सर जब भी आप लोग प्राइस की बात करेंगे तो प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिमांड। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? ये आपकी डिमांड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इसका ग्राफ है ना वो नीचे की तरफ बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा। देखिए ध्यान रखिएगा, जैसे कैसे ग्राफ बना है मैं आपको समझा देता हूं। अब आपकी क्वांटिटी कम है, आपकी क्वांटिटी क्या है? कम है, तो ऑटोमेटिकली प्राइस होगा ज्यादा। हम पीक पॉइंट पे है, लेट
लेट अस से हमने P1 पॉइंट मान लिया, तो हमारा ये एक A पॉइंट बन गया, समझ में आया? यानी कि क्वांटिटी कम प्राइस ज्यादा। अगर हमने क्वांटिटी को बढ़ाया तो आपका प्राइस थोड़ा सा डाउन आ गया, हम P2 पे आ गए, तो यानी कि ये आपका ये आ गया, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, क्वांटिटी को और बढ़ा दिया, डिमांड को और बढ़ा दिया, तो प्राइस और कम हो गया, क्योंकि रेसिप्रोकल रिलेशन है। Q3 पे मैंने ये वाला पॉइंट बना लिया, और तीनों को अगर आप लोग मिलाएंगे ना तो ये बन जाएगा आपका डिमांड कर्व। ये क्या बन जाएगा, आपका डिमांड कर्व, समझ में आया? तो हमेशा वाई एक्सिस पे प्राइस लेके चल रहे हैं, एक्स एक्सिस पे आप लोग डिमांड या क्वांटिटी लेके चल रहे हैं, समझ में आया? और दोनों के नीचे ऐसे डाउनवर्ड स्लोप बनेगा, समझ में आया? ये आपको याद रखना है। और इसको क्या कहते हो आप लोग, क्वांटिटी, सॉरी, इसको आप लोग डिमांड कर्व कहते हो, ठीक है। यहां पे एक बात और याद रखनी है, डिमांड कर्व स्लोप, इसको बोलते हैं आप लोग स्लोप। क्या बोलते हो, स्लोप। डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये क्या होगा, डाउनवर्ड जाएगा, लेफ्ट टू राइट। यानी कि आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे हाई है, और अगर आप लोग लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो आपका क्या कर रहा है, आपका डाउनवर्ड जा रहा है, बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी। ये बात मैं बता चुका हूं, दोनों के बीच में कैसा होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, समझ में आया? ये कुछ बातें हैं जो आपसे पेपर के अंदर पूछी जा सकती हैं, काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहता है, तो आप लोग मेक श्योर करके इसको अच्छे से लर्न कीजिएगा। अगला देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीजन बताइए कि आपका डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है। देखिए सबसे पहले क्या पूछा गया है, डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है, ये इनवर्स रिलेशन क्यों होता है। तो सबसे पहला जस्टिफाई करने के लिए हमने पहला पॉइंट लिया हुआ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये क्या यूटिलिटी, ये क्या कहता है, एज द कंज्यूमर कंज्यूम मोर यूनिट्स। कंज्यूमर अगर ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करता है तो जो आपका मार्जिनल यूटिलिटी है ना, वो कब फॉल हो जाता है, क्या हो जाता है, फॉल हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, बाई करते हैं ज्यादा प्रोडक्ट एट ओनली द लोअर प्राइस। समझ में आया? यानी कि आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी अगर डाउन होगा तो ऑटोमेटिकली ये जो आपका कस्टमर है ये बाई करेगा ज्यादा, केवल और केवल लोअर प्राइस के ऊपर। डेट्स व्हाई आपका जो ये प्राइस है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। इनकम इफेक्ट का आप लोग एग्जांपल ले सकते हैं, आप लोग क्या कहेंगे, फॉल इन प्राइस इंक्रीजिंग रियल इनकम। समझ में आया? फॉल इन प्राइस इंक्रीज करता है रियल इनकम को। अगर प्राइस डाउन आ गया तो ऑटोमेटिकली वो कंज्यूम करेगा ज्यादा, बाई करेगा अपने प्रोडक्ट्स को, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का आप एग्जांपल ले सकते हैं, व्हेन प्राइस फॉल, जब आपका प्राइस फॉल होता है, डाउन होता है, द गुड्स बिकम चीपर, ये गुड्स है वो क्या हो जाती है, चीप हो जाती है, सस्ती हो जाती है, एज कंपेयर टू द सब्स्टिट्यूट। इसका मतलब क्या है, कंज्यूमर रिप्लेस कर सकता है अदर गुड्स विद दिस वन, ठीक है। अगला क्या है आपका, मल्टीपल यूजेस का आप एग्जांपल ले सकते हैं, और न्यू कंज्यूमर, एक्सपेंशन ऑफ द मार्केट का भी आप लोग एग्जांपल ले सकते हैं। समझ में आया? आई होप कि माय डियर फ्रेंड्स इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, यहां तक आपको एक बेसिक क्लैरिटी मिला होगा, ठीक है ना। तो आपको ये इतना समझ में आया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, लॉ ऑफ सप्लाई को पढ़ेंगे। लॉ ऑफ सप्लाई बिल्कुल आसान है, हम लोग क्या कहेंगे, लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर हम लोग पहला फैक्टर सप्लाई लेके चलेंगे, और इसका रिलेशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे किसके साथ, प्राइस के साथ। और सिंपल सा रिलेशन है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा घटेगा। सिंपल है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए आगे चलते हैं। हम अगला नियम क्या पढ़ने वाले हैं, अगला हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ सप्लाई को। अच्छा, लॉ ऑफ सप्लाई को समझने से पहले कुछ अजम्पशन है जो आपको पढ़ लेना जरूरी है। मैंने शुरुआती में बता दिया था, बाकी सारे फैक्टर को हम लोग कांस्टेंट मान के चलेंगे। और ये अजम्पशन किससे जुड़ी हुई है, चाहे लॉ ऑफ डिमांड हो चाहे लॉ ऑफ सप्लाई हो, दोनों के केस में अजम्पशन आपको देखने को मिलती है। देखिए पहला क्या था, जितने भी और अलग फैक्टर है सारे कांस्टेंट लेके चलने हैं, तो हम लोग ये मान के चलेंगे इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेन्स कांस्टेंट। समझ में आया? पहला फैक्टर क्या है कि हम लोगों ने ये माना, ये नियम जब काम करेगा जब इनकम कांस्टेंट हो जाएगा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। नो चेंज इन टेस्ट, किसमें बदलाव नहीं आया, टेस्ट में बदलाव नहीं आया, प्रेफरेंस में बदलाव नहीं आया, हैबिट आदत में कोई बदलाव नहीं आया। ये हम लोग अजम्पशन करके चलेंगे, मान के चलेंगे। नो
एक्सपेक्टेशन ऑफ द फ्यूचर प्राइस चेंज, ना ही इस तरीके की कोई उम्मीद है कि फ्यूचर में प्राइस चेंज होगा। नो चेंज इन साइज, ना हम ये मान के चल रहे हैं कि साइज में कोई परिवर्तन हुआ है, ना ही कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन में कोई चेंज आया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये अजम्पशन है। अगर आप लोग चाहते हैं डिमांड एंड सप्लाई, लो ऑफ डिमांड एंड लो ऑफ सप्लाई दोनों ही काम करें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन अजम्पशन के बिहा पे हम लोग अपने लो को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अपना अंडरस्टैंड करते हैं क्या होता है ये लो ऑफ सप्लाई को। अभी अभी मैंने बताया सर, जब भी आप लोग लो ऑफ सप्लाई की बात करेंगे ना, तो आपके जहन में आ जाना चाहिए कि यहां पे आप लोग रिलेशनशिप किसके अंदर अंदर निकालेंगे, आप लोग प्राइस लेके चलेंगे और उसका रिलेशन किसके साथ बात करेंगे, सप्लाई के साथ बात करेंगे, और दोनों के बीच में डायरेक्टली रिलेशन होता है। अभी अभी हमने बात की थी कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्टली रिलेशन होता है। डायरेक्टली का मतलब अगर आपने प्राइस बढ़ाया तो सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, और अगर आपने प्राइस घटाया तो सप्लाई ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन बाकी सब फैक्टर क्या होने चाहिए, कांस्टेंट, वही सेम डेफिनेशन है। तो इसको क्या कहते हो माय डियर फ्रेंड्स, इसको कहते हो लो ऑफ सप्लाई। यानी आप लोग कहेंगे लो ऑफ सप्लाई स्टेट दैट अदर, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, यहां पे हम लोग कहेंगे अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, और बाकी सब फैक्टर्स को क्या रखे चलेंगे, कांस्टेंट करके चलेंगे। आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, अगर बाकी सब फैक्टर को कांस्टेंट कर देते हैं, द क्वांटिटी सप्लाइड, देखिए किसकी बात हो रही है, क्वांटिटी सप्लाइड की बात हो रही है, ऑफ कमोडिटी इंक्रीज, सप्लाई क्या किया है आपने, इंक्रीज किया है। अगर सप्लाई इंक्रीज किया है कब, जब व्हेन इसका प्राइस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आया। एंड डिक्रीजेस व्हेन प्राइसेस डिक्रीजेस, ये क्या होगा, डिक्रीज होगा जब प्राइस क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका मतलब डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है, क्या बन रहा है, डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है। प्राइस इंक्रीज सप्लाई इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज सप्लाई डिक्रीज, हम लोग कह सकते हैं देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, ये आपको थोड़ा याद रखना है। और जैसा कि आप सभी ने पढ़ा था, अभी अभी लो ऑफ डिमांड के केस में हमने पढ़ा था, कुछ इस तरीके से रिलेशन बना था। यहाँ पे हमारा जैसे प्राइस आ गया था ना, अगर आपको याद हो, और यहाँ पे क्या आ गया था, आपका डिमांड आ गया था। हमारा ग्राफ कुछ डाउनवर्ड बना था। ठीक है, हमारा ग्राफ कैसा बना था, डाउनवर्ड बना था। लेकिन याद रखिएगा, जब भी आप लोग बात करते हैं इस तरीके के केस की, लो ऑफ सप्लाई की, जहां पे डायरेक्ट रिलेशन बनता है ना, तो हमारा जो ग्राफ है ना माय डियर फ्रेंड्स, जैसे अगर आप लोग यहाँ पे लेके चलते हैं, यहाँ पे प्राइस ले लिया और यहाँ पे आपने क्या ले लिया, सप्लाई ले लिया है। ठीक है, तो हमारा जो ग्राफ है वो स्ट्रेट बनेगा। कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि इक्वल है, क्या है आपका, बढ़ रहा है। जितना आपने प्राइस बढ़ाया उतना क्वांटिटी बढ़ गया, फिर से जितना प्राइस बढ़ाया फिर क्या बन गया, आपका क्वांटिटी बढ़ गया। ऐसे आपने फिर से बढ़ाया तो आपका फिर से बढ़ गया। समझ में आया ना। तो ये कैसा बनेगा, ये आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। कैसा बनेगा, आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये आपको थोड़ा याद रखना है, कैसा ग्राफ बनने वाला है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनने वाला है। समझ में आया। बेसिक है, कोई ज्यादा आपको रॉकेट साइंस देखने की जरूरत नहीं है, इसको आपको थोड़ा अंडरस्टैंड करना। चलिए आगे चलते हैं। ये सप्लाई कर्व की बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हम लोग प्राइस लेके चलेंगे और यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी लेके चलेंगे, सप्लाई लेके चलेंगे। और ये क्या है, आपका सप्लाई कर्व है। और कैसा बना, स्ट्रेट लाइन बना। ये मैंने बता दिया कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। समझ में आया। उम्मीद करता हूं यहां तक बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। सेम बातें हैं। ये कैसा होगा, अपवर्ड लेफ्ट टू राइट जाएगा। मैंने बताया ना स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। इस मुद्दे पर हम लोग बात कर चुके हैं। देखिए रीजन कुछ है। पहला है प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव के अंदर क्या होता है, हायर प्राइस मींस हायर प्रॉफिट। अगर आपने प्राइस बढ़ा दिया तो प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। प्रोडक्शन क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि आपका सप्लाई भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। सेकंड है इंक्रीज मार्जिनल कॉस्ट। हम क्या करते हैं, मार्जिनल कॉस्ट क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज मतलब प्राइस इंक्रीज, और प्राइस इंक्रीज मतलब सप्लाई इंक्रीज। ठीक है, ऐसे आप लोग क्या कर सकते हैं, न्यू फर्म एंटरिंग इन द मार्केट, ये भी एक रीजन हो सकता है। एग्जिस्टिंग फर्म एक्सपेंड आउटपुट। ठीक है, ये कुछ बेसिक एग्जांपल है माय डियर फ्रेंड्स, जिनको अगर आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, लर्न करते हैं, समझते हैं, तो इतना मैं आपको कह सकता हूं, आप लोग बड़े आराम से डिमांड एंड सप्लाई या लो ऑफ डिमांड एंड लो ऑफ सप्लाई वाले फैक्टर को अच्छे से पेपर के अंदर अटेम्प्ट करके आ सकते हैं, अगर सवाल आता है। याद रखिएगा, अगर सवाल आता है। अब अगली कुछ वही बातें हैं, मैंने बताया था कुछ अजम्पशन के बिहा पे हम लोग चलेंगे। बाकी जितने भी फैक्टर सब क्या करके चलेंगे, कांस्टेंट। जैसे पहला फैक्टर क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। सबसे पहली बात हो रही है, प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो क्या रहेगी, बदलेगी नहीं। दूसरा क्या है, टेक्नोलॉजी रिमेन्स अनचेंज। टेक्नोलॉजी में कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है ना, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, अजम्पशन है। प्राइस ऑफ अदर गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट, ये भी थोड़ा याद रखना है। प्राइस ऑफ अदर गुड्स क्या रहेगा, कांस्टेंट
कंस्टेंट रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट अजम्पशन है। आगे नो चेंज इन टैक्स, किस में बदलाव नहीं आएगा, टैक्सेस में बदलाव नहीं आएगा, सब्सिडीज में बदलाव नहीं आएगा, क्लाइमेट कंडीशंस में बदलाव नहीं आएगा। नो चेंज इन गोल ऑफ ए फर्म, ना तो इस आपके गोल ऑफ फर्म के अंदर कोई चेंज आएगा। नो एक्सपेक्टेशन ऑफ द फ्यूचर फॉल इन प्राइस, ना ही इस तरीके की कोई उम्मीद रखनी है कि फ्यूचर में प्राइस डाउन होगा। समझ में आया? तो ये कुछ बातें हैं जो माय डियर फ्रेंड्स किससे जुड़ी हुई है, आपके लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई से जुड़ी हुई है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको एक क्लैरिटी मिला होगा, और उम्मीद ऐसा भी मैं करता हूं आप लोग बड़े आराम से, बड़े प्यार से लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, अजम्पशन ऑफ डिमांड, अजम्पशन ऑफ सप्लाई को बड़े आराम से, और इस ग्राफ को या कर्व को, व्हाटएवर यू कैन से, इसको अच्छे से अटेम्प्ट करके आएंगे। अब एक सवाल और है जिसके ऊपर बार बार आपके पेपर के अंदर सवाल आया हुआ है, दैट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ ए डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट। बड़े प्यार से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड बोलते हो, क्या बोलते हो? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि इसका शॉर्ट एब्रिविएशन क्या है? पीईडी है। अब देखिए, प्राइस एंड इलास्टिसिटी एंड डिमांड, तीन अलग अलग शब्द। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, प्राइस के अंदर मैंने कोई बदलाव किया, चेंजेस किया, तो एग्जैक्टली डिमांड के अंदर क्या फर्क आएगा, इसको क्या बोलते हो? प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड बोलते हैं। समझ में आया? अगर आपने प्राइस के अंदर चेंजेस किया, तब्दीली किया, तो क्या डिमांड के अंदर कोई फर्क आएगा? इस रिलेशनशिप को आप लोग बोलते हो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर है? यानी आप लोग ये कह सकते हो, ये जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, यहां से हम लोग मेजर करते हैं, किसको मेजर करते हैं? रिस्पॉन्सिवनेस। काफी इंपॉर्टेंट शब्द है। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब एग्जैक्टली क्या इंपैक्ट पड़ेगा, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड। किसकी बात हो रही है? क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड्स टू द चेंज इन इट्स प्राइस, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। सिंपल है, बाकी सब फैक्टर को कांस्टेंट रखना है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि अपने प्राइस में आपने उसके एमआरपी के या प्राइस के अंदर क्या किया है? बदलाव किया है, और प्राइस के अंदर बदलाव की वजह से एग्जैक्टली उसकी डिमांड के अंदर क्या फर्क पड़ा है, किसके अंदर? उसकी डिमांड के अंदर क्या फर्क पड़ा है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पीईडी का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया? अब आगे बताऊंगा ये इलास्टिक क्या होता है, इन इलास्टिक क्या होता है, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले फॉर्मूले को अंडरस्टैंड कीजिए। फॉर्मूला क्या कहता है? जब भी आप लोग यहाँ पे फॉर्मूले की बात करेंगे ना, चलिए तो ब्लैक है तो हम लोग इसको 200 ही रख लेते हैं। यस, यहाँ पे फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले क्या करना है आपको? करना है यहाँ पे लिख देंगे हम लोगों को, सर पीईडी निकालना है। तो पीईडी का मतलब आप लोग कहेंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। आप लोग क्या कहेंगे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। तो मैं इसको शॉर्ट तरीके से लिखना बता देता हूं, यानी कि पीईडी, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे? प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन डिमांड, या आप लोग क्या कहेंगे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी या डिमांड, व्हाटएवर यू कैन से, या क्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं कुछ कुछ किताबों में, तो आप लोग इसको क्यू लिख सकते हैं। अपॉन में हम लोग क्या कर सकते हैं? परसेंटेज, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, ये डेल्टा है, एंड किस में है? ये प्राइस में। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला किसका है? पीईडी का है, और ये एक्सट्रैक्ट है इस स्लाइड का, ये मान लीजिए। समझ में आया? यानी कि पीईडी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में चेंज इन द प्राइस, ये इसका फॉर्मूला रहता है। अब याद रखना है, पीईडी की कुछ वैल्यूज आती हैं, पीईडी की वैल्यूज के बिहा पे हम लोग रिजल्ट को प्रेडिक्ट करते हैं। जैसे अगर आपकी पीईडी की वैल्यू 1 आती है, याद रखिएगा, अगर आपकी पीईडी की वैल्यू 1 आती है तो हम लोग कहेंगे आपका जो पीईडी अगर 1 आ जाता है तो ये आपका यूनिटरी इलास्टिक रहेगा। रिजल्ट कैसा है? यूनिटरी इलास्टिक। यानी आप लोग कहेंगे सर आपने पीईडी निकाला और पीईडी का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। 1 का मतलब होता है यूनिट। क्या होता है? यूनिट। तो आप लोग क्या कहेंगे? ये आपका जो रिजल्ट है ये कैसा है आपका? ये आपका यूनिटरी इलास्टिक है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये रिजल्ट कैसा है आपका? यूनिटरी इलास्टिक है। अब 0 भी आ सकता है। 0 अगर आ जाए आपका रिजल्ट तो हम लोग इसको कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? ये क्या आएगा आपका? परफेक्टली इलास्टिक आएगा। और अगर आपका ये जो रिजल्ट है 1 से बड़ा आ जाता है तो आप लोग कहेंगे इलास्टिक डिमांड है, और अगर आपका 1 से छोटा आ जाए तो हम लोग कहेंगे इन इलास्टिक डिमांड है। क्लियर है? और अगर आपका इनफाइनाइट आ जाता है तो इसको परफेक्टली इलास्टिक बोलेंगे। अब देखिए इनका रिजल्ट क्या, पहले ये समझे। ठीक है ना, कि एग्जैक्टली अगर आपका 1 आता है तो ये आपका यूनिटरी इलास्टिक रहेगा, अगर आपका लेस देन 1 आता है इन इलास्टिक
डिमांड रहेगा, अगर ग्रेटर देन 1 आता है तो इलास्टिक डिमांड रहेगा, अगर इक्वल टू 0 आता है तो परफेक्टली इन इलास्टिक, अगर आपका इनफाइनाइट आता है तो परफेक्टली इलास्टिक। इन सब के ग्राफ है, इन सब के क्या है, ग्राफ है, अभी आपको पढ़ाऊंगा, जिसको आपको याद रखना है और अपने पेपर के अंदर बना के आना, ठीक है। सिंपल शब्दों में आप लोग क्या कह सकते हैं, आप लोग कह सकते हैं ये हमें बताता है कि एग्जैक्टली हाउ मच डिमांड चेंज, आगे एग्जैक्टली आपकी डिमांड कितनी चेंज हुई है जब हमने किस में चेंज किया है, प्राइस में चेंज किया है। समझ में आया, प्राइस में चेंज करने की वजह से डिमांड कितनी बदली है, ये जो रिलेशनशिप है इसको कहते हो आप लोग पीईडी। अब ध्यान से समझना, दो फैक्टर है जिनको हमें अंडरस्टैंड करना, ठीक है। यहाँ पे ये जो ग्राफ है ना बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझ के जाइएगा। परफेक्टली इलास्टिक की कंडीशन क्या थी माय डियर फ्रेंड्स, देखिए मैं बहुत डिटेल में जाकर के बता रहा हूं। परफेक्टली इलास्टिक की कंडीशन थी अगर आपका पीडी कितना आ जाता है, इनफाइनाइट आ जाता है। क्या आ जाता है आपका, इनफाइनाइट। तो फॉर्मूला क्या था माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे लिख देता हूं, हमने फॉर्मूला पढ़ा है पीईडी इज इक्वल टू द, हमने क्या करना है, डेल्टा चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में हम लोग क्या लेके चलते हैं, डेल्टा चेंज इन प्राइस। ये वाला फॉर्मूला है जो इन तमाम रिजल्ट्स को प्रेडिक्ट करेगा। क्लियर है। अब आपको समझना क्या है, हमें आंसर निकालना है आपका कितना, एग्जैक्टली इन्फिनिटी। कितना निकालना है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी आंसर तब आएगा जब आपका डिनोमिनेटर जीरो हो जाए। डिनोमिनेटर क्या हो जाए, जीरो। किसी भी केस में न्यूमिनेटर की कुछ वैल्यू हो, डिनोमिनेटर जीरो हो जाए तो आपका रिजल्ट आएगा इनफाइनाइट। अब ध्यान से समझना, ऊपर है क्वांटिटी, क्वांटिटी के अंदर कोई चेंज आया उसको एक बार भूल जाइए। आप लोग समझिए प्राइस कांस्टेंट हो गया, प्राइस फिक्स हो गया है, यानी कि पहले भी 10 था, आपने मान लीजिए 1000 यूनिट्स ऑर्डर किए तो भी हमने प्राइस 10 रखा, आपने 10,000 यूनिट्स ऑर्डर किए तो भी हमने प्राइस 10 रखा। अब देखिए क्वांटिटी तो बदला, न्यूमिनेटर तो बदला, लेकिन डिनोमिनेटर में बदलाव कितना है, 10 माइनस 10 कितना आ गया, 0। और अगर डिनोमिनेटर 0 है तो आपका रिजल्ट कैसा आएगा, इनफाइनाइट। यानी कि आपका पीडी यानी कि प्राइस इलास्टिक जिसको डिमांड बोलते हो उसका वैल्यू कितना है, इनफाइनाइट आया। तो इस तरीके का ग्राफ कैसे बनेगा, हमने प्राइस फिक्स कर दिया, डिमांड चेंज किया, प्राइस फिक्स कर दिया, डिमांड चेंज किया। यानी कि आप लोगों ने क्या किया, आपने प्राइस को फिक्स कर दिया, ठीक है ना। ये क्या है, प्राइस वाला एक्सिस है और ये क्या है, क्वांटिटी वाला एक्सिस है। हमारा क्वांटिटी कुछ था पहले, तब भी हमारा सेम प्राइस था, यानी ध्यान दीजिए कि तब भी हमारा क्या था, सेम प्राइस था। हमने क्वांटिटी तो चेंज की लेकिन प्राइस तो हमारा फिक्स है, फिर भी हमारा क्या है, प्राइस फिक्स है। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि डेल्टा चेंज, ये जो प्राइस में चेंज 0 आया जिसकी वजह से आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। और अगर आपका इनफाइनाइट आता है तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर। ये पहला केस था। दूसरा केस क्या है माय डियर फ्रेंड्स, परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक का केस क्या था, अगर आपका पीईडी कितना आ जाता है, 0 आ जाता है, ठीक है। कितना आ जाता है, 0। अभी तक मैंने बताया अगर आपका न्यूमिनेटर 0 है तो आपका आंसर इनफाइनाइट, सॉरी आपका डिनोमिनेटर 0 है तो आंसर इनफाइनाइट। अगर आपका न्यूमिनेटर 0 है तो आपका आंसर आएगा 0। यानी कि प्राइस तो बदलेगा, प्राइस तो बदलेगा, क्वांटिटी नहीं बदलेगा, क्वांटिटी फिक्स हो गया। यानी कि क्वांटिटी कितना भी लो प्राइस सेम रखेंगे, सॉरी क्वांटिटी सेम रखेंगे, प्राइस कितना भी रहे, ठीक है ना। यानी आप लोग देखेंगे तो क्वांटिटी हमने फिक्स कर दिया, हमने पहले जब प्राइस पी रखा तो हमारा क्वांटिटी सेम था, जब हमने प्राइस चेंज कर दिया तो क्वांटिटी चेंज हुआ। यानी कि प्राइस, नीचे वाली टर्म तो, नीचे वाली डिजिट तो बदल रही है, नीचे वाली डिजिट तो चेंज हो रही है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, जो आपका क्वांटिटी है वो नहीं बदल रहा है, यानी कि डेल्टा क्यू के अंदर चेंज 0 है। और अगर आपका न्यूमिनेटर 0, डिनोमिनेटर कुछ वैल्यू है तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। दैट्स व्हाई हम लोग कहेंगे ये जो रिजल्ट है किसका है, आपका परफेक्टली इनइलास्टिक का, ठीक है। तो ग्राफ बना के आना है और एक्सप्लेन करके आना है कैसे आ रहा है। अगला तीसरा केस देखिए, यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक का मतलब क्या था कि एग्जैक्टली आपका जो पीईडी का वैल्यू है, यानी कि जो आपका प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड का वैल्यू कितना आ जाए, 1 आ जाए, और ऊपर और नीचे दोनों अगर वैल्यू सेम है तो आपका क्या आएगा, तभी तो 1 आएगा। यानी कि आपका जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, जितना क्वांटिटी में चेंज आया उतना ही प्राइस में चेंज आया, तो जितना क्वांटिटी में चेंज उतना प्राइस में चेंज। तो जैसे अगर आपने प्राइस कम है, यहां पे देखिए ये आपका सिंपल, और यानी कि आप सिंपल एग्जांपल ये ले सकते हैं, आपने जितना चेंज किस में किया, क्वांटिटी में, उतना ही चेंज किस में आया, प्राइस में। तो आपका सिंपल सा फॉर्मूला है, ये कैसा बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये आपको थोड़ा याद रखना है।
ठीक है, तीसरा केस समझ में आया। चौथा केस है रिलेटिवली इलास्टिक। क्या बोलते हो? रिलेटिवली इलास्टिक, जहां पे हमने कहा था आपका पीईडी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेगा। क्या रहेगा? पीईडी का वैल्यू ग्रेटर देन 1। और पीईडी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब रहेगा? जब देखिए आपने क्या कहा, पीईडी इज इक्वल टू द डेल्टा परसेंटेज चेंज इन क्यू एंड परसेंटेज चेंज इन, आपने क्या कहा, प्राइस कहा। हमने 1 से बड़ा रखना, आंसर कितना रखना? 1 से बड़ा। तो न्यूमिनेटर बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, यानी कि चेंज इन प्राइस जो क्वांटिटी है वो ज्यादा हो एज कंपेयर टू द चेंज इन प्राइस। तो हम लोग क्या कहेंगे, आपका जो रिजल्ट है वो कैसा आएगा? ग्रेटर देन 1 आएगा। और ग्रेटर देन 1 आता है तो इसका मतलब क्या है, आपका पीडी कितना हो जाएगा? ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो देखिए, ध्यान से देखिए, ये वाला जो आपका ग्राफ है इसको सेटिस्फाई करता है। सिमिलर मैनर में आपको लेस देन 1 रखना है, तो हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे सर आपका जो पीडी इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो नीचे वाली डिजिट बड़ी रहेगी, ऊपर वाली डिजिट छोटी रहेगी। क्वांटिटी में चेंज कम आएगा, प्राइस में चेंज ज्यादा आएगा, जिसकी वजह से आपका जो रिजल्ट है वो लेस देन 1 रहेगा। और आपको रिजल्ट कैसा मिलेगा? परफेक्ट रिलेटिवली इन इलास्टिक मिलेगा। समझ में आया? तो माय डियर फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट ये ग्राफ रहने वाले हैं। आपको समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली किस तरीके से बेसिक मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके आप लोग इन तमाम ग्राफ्स को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं और अपने पेपर के अंदर प्लॉट करके आ सकते हैं। क्लियर है? अब एक सवाल इसमें था कि आपको एक्सप्लेन करना है जो आपका प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड को एक्सप्लेन करना डिटेल में जाकर के। एक इसमें यह भी पूछा गया था कि आपको एक्सप्लेन करना है डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट्स का मतलब द फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग द प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। जो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड को अफेक्ट करते हैं वो सारे फैक्टर क्या कहलाते हैं माय डियर फ्रेंड्स? वो सारे फैक्टर आपके डिटरमिनेंट्स कहलाते हैं। क्लियर? तो पेपर के अंदर आपसे पूछा जाए ना डिटरमिनेंट, अगर आपसे पूछा जाए तो आपके दिमाग में घंटी जल जानी चाहिए। ये सारे वो फैक्टर हैं जो आपके पीईडी को इंपैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? पीईडी को इंपैक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे कुछ फैक्टर मैंने लिखे हुए हैं, कुछ 7-8 की लिस्ट है। सबसे पहली बात है अवेलेबिलिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूट। अब कितने मार्केट में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं इस चीज के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ज्यादा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है मतलब डिमांड इलास्टिक हो जाएगी, अगर कम सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है डिमांड इन इलास्टिक हो जाएगी। समझ में आया? ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं सेकंड फैक्टर की, नेचर ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी की नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपकी नेसेसिटी है, जैसे डेली ही यूज करना है, तो उसकी डिमांड ज्यादा है, यानी कि वो कैसा हो जाएगा? इन इलास्टिक हो जाएगा। लेकिन जो कंफर्ट एंड लग्जरी की चीजें हैं, जैसे एसी हो गया, कार हो गया, होटल हो गया, ये कैसे हैं? इलास्टिक इन डिमांड हो जाएंगे। समझ में है? तो इलास्टिक इन इलास्टिक। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अगला है प्रपोर्शन ऑफ द इनकम स्पेंड ऑन द गुड्स। ये भी बड़ा फैक्टर है कि एग्जैक्टली कितना हिस्सा हम अपनी इनकम का गुड्स के ऊपर खर्च करते हैं। तो ये फैक्टर भी डिटरमिनेंट कहलाएगा। गुड्स दैट टेक ए लार्जर शेयर ऑफ इनकम। ऐसी गुड्स जो ज्यादा पैसा लेती हैं वो इलास्टिक रहेंगी, वहां पे डिमांड इलास्टिक हो जाएगा। और जो स्मॉल शेयर लेती हैं उनके अंदर इन इलास्टिक हो जाएगा, वहां पे डिमांड या परचेजिंग उनकी ज्यादा रहेगी। क्लियर? तो बहुत बेसिक चीजें माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ समझने वाली बात है नहीं, सिर्फ लर्न करना और पेपर के अंदर लिख के आना अगर क्वेश्चन आता है। अगला देख लीजिए, फटाफट से इसको कंपाइल करते हैं। हैबिचुअल या एडिक्टिव गुड है, जैसे बीड़ी जो लोग पीते हैं, ठीक है ना, जो ड्रिंकिंग करते हैं, शराब पीते हैं, ये आपकी एडिक्टिव है। क्या है? ये एडिक्टिव है। और एडिक्टिव चीजों के अंदर देखिए, जैसे आपका सिगरेट हो गया, अल्कोहल हो गया, ड्रग हो गया, जो एडिक्टेड चीज होती है ज्यादा कंज्यूम होती है, इनइलास्टिक होती है। और जो एडिक्टेड नहीं होती है वो इलास्टिक होती है। तो ये आपको थोड़ा इन इलास्टिक डिमांड का याद रखना है। अगर आप लोग ड्यूरेबिलिटी ऑफ द गुड्स की बात करते हैं तो जो भी ड्यूरेबल गुड्स है उनके अंदर इलास्टिक रहेगा, क्योंकि उसका रिकरिंग नेचर कम हो जाता है। और आपका जो बाकी डेली यूज के जो भी रहते हैं ना उनके अंदर इन इलास्टिक होता है। टाइम पीरियड के ऊपर भी डिपेंड करता है, पॉसिबिलिटी ऑफ द पोस्टपोनमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, प्राइस रेंज ऑफ द प्रोडक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है, जॉइंट डिमांड और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ में सारी चीजें लिखी हुई हैं। कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको अपने बिहाफ पे केवल रीड करनी है। ठीक है ना, इनको अगर आप लोग रीड कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, क्योंकि पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करता हूं। पीडीएफ चाहिए तो प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। एज सुन एज पॉसिबल मैं टीम को बोलूंगा जैसे ही क्लास अपलोड हो ना उसके आधे घंटे या 1 घंटे बाद आपको पीडीएफ अपलोड कर दे। ठीक है ना, तो माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, यहां तक क्लैरिटी मिला होगा। और अभी तक की जो क्लास करीब 1 घंटा हमको होने वाला है, हमने काफी चीजों को अंडरस्टैंड किया है डिटेल में जाकर के। और उम्मीद करता हूं बिजनेस इकोनॉमिक्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल्दो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं आपको सारी चीजें अच्छे से डिलीवर कर पाऊं, इतना अच्छे से डिलीवर कर पाऊं कि कम से कम आप लोग अपने पेपर के अंदर तो फोड़ के आ सके। ठीक है ना, चलिए
आगे चलते हैं। आगे आपका क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी, डिमांड का जो साइज है ना वो नेगेटिव क्यों होता है। देखिए साइज मतलब साइन की बात हो रही है, साइज नहीं बोल रहा हूं मैं, साइन बोल रहा हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि आपको बताना है व्हाई इज द साइन ऑफ ए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ ए डिमांड इज नेगेटिव। अब यहाँ पे आपको बताना है जो आपका फॉर्मूला है इसके अंदर नेगेटिव, जैसे आपने पढ़ा ना जो आपका फॉर्मूला था पीईडी पढ़ा, थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा लेते पेन का, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू द, हम लोग क्या कहते थे, परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। अब याद रखिएगा यहाँ पे हम लोग नेगेटिव साइन लगा के चलते हैं, मैथमेटिक्स में नेगेटिव का अपना इंपॉर्टेंट होता है। तो पूछा गया भाई साहब कई को लगाया है, ये किस लिए लगाया ना। अब ध्यान दीजिएगा असल में ये किस लिए लगाया है, इसका अपना एक कंसिडरेशन है, अपना एक मुद्दा है, ये आपको समझना है, ठीक है ना। आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या करना है, हमें समझना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हैज ए नेगेटिव साइन बिकॉज प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांड मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला ये कहता है प्राइस एंड डिमांड अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, समझ में आया। और जो चीजें, दो चीजें जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो उनको नेगेटिव साइन से मैथमेटिक्स के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे सर प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांड्स मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं। अगर आप लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द डिमांड, मैंने बताया था डिमांड एंड प्राइस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड गिर जाती है, अगर आपका प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड राइज हो जाती है। और कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, और इनवर्स रिलेशन इज कॉल्ड द नेगेटिव। को क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग नेगेटिव से ही रिप्रेजेंट करते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से जो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड है उसका साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ये फॉर्मूला है, इसके अंदर लगा नहीं है लेकिन होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है ना। आप लोग याद रखिएगा नेगेटिव होता है। अच्छा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इस फॉर्मूले के अगर आप लोग रिजल्ट की बात करते हैं, इस फॉर्मूले के रिजल्ट की बात करते हैं तो ऑलवेज रिजल्ट इन नेगेटिव वैल्यू, बिकॉज ये नेगेटिव क्यों आएगा, ध्यान से समझिएगा। जो आपका जो न्यूमिनेटर है, न्यूमिनेटर का मतलब क्या है, आपका क्वांटिटी में चेंज है, इज नेगेटिव व्हेन द प्राइस रेज। ये कब होएगा, जब ये आपका नेगेटिव रहेगा, जब प्राइस उठेगा तो ये नेगेटिव होएगा। एंड डिनोमिनेटर डेल्टा पी इज पॉजिटिव व्हेन द प्राइस इज रेज। क्लियर है। अब इसका मतलब क्या है, रेशियो बिकम कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। समझ में आया, बहुत बेसिक बातें, सिंपल मैथमेटिक्स है, बड़े प्यार से बड़े आराम से आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद काफी इंपॉर्टेंट सवाल है आउटले मेथड। ज्यादा समय हो गया है, ठीक है ना, टेक्निकल इश्यूज की वजह से हम लोग बड़ा क्लास नहीं रख पा रहे हैं, तो अब बाकी जो बच गया ना माय डियर फ्रेंड्स, काफी बचा हुआ है, अभी अभी पढ़ना है, एक डेढ़ 2 घंटे और लगेंगे इस चैप्टर के अंदर, लेकिन हम इसको मल्टीपल पार्ट्स में अपलोड करेंगे। टेक्निकल इश्यूज की वजह से ज्यादा लंबा क्लास हम लोग कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उम्मीद करता हूं आप लोग कोऑपरेट करेंगे, इस चीज को समझेंगे और अच्छे से इस वीडियो को अपना पूरा प्यार एंड सपोर्ट दिखाएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया, यहां तक चीजें पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले पार्ट की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। बाकी उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बहरहाल चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक मैं तो सोल दी बस, लकी प्लेयर।